इसी वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, और उसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो प्रॉब्लम्स और देखते हैं अलग अलग टाइप के। तो देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ट्राई करो इसको। अगेन यूजिंग रिलेटिव मोशन आपको ट्राई करना है इसको। देखो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ट्राई करो इसको। देखो इसमें, इस केस में दोनों ट्रेन वन का स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर को हम लोग लिख सकते हैं ना, कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन टू आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स का है। ठीक है, अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को सेम ट्रैक पे देखते हैं तो दोनों ही ब्रेक लगाते हैं, और दोनों के ब्रेक लगाने से जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो दिया हुआ है 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेम रिटार्डेशन दोनों का ही है 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको रिलेटिव से करना चाहते हैं पहले, ठीक है, तो ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ, ऐसे ही करते हैं ना। तो हम क्या करें कि पहले इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं सपोज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वन, और हम ट्रेन वन पे बैठ जाते हैं। देखना ध्यान से। तो ये बताओ कि ट्रेन वन पे बैठने के बाद, ट्रेन वन में बैठने के बाद हमको ट्रेन टू का वेलोसिटी क्या नजर आ रहा है, और ट्रेन टू का 35। एक्सीलरेशन क्या नजर आएगा। तो देखो, जो ट्रेन वन की वेलोसिटी है 15 इधर की तरफ, इसको जब हम माइनस करके इसमें ऐड करेंगे तो 15 इधर दिखाएंगे, और 20 इसके पास पहले से थी। तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो नजर आएगी इस पे बैठने के बाद, वो वेलोसिटी नजर आएगी 35 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन 0.15 इधर की तरफ है, तो जब हम उसको माइनस करके इसमें लगाएंगे तो 0.15 इधर हो जाएगा। तो इसका 0.15 और जो 0.15 है वो दोनों इधर की तरफ हो गए, तो ये आ जाएगा 0.30। देखो 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि 2000 मीटर्स ट्रैवल करने से पहले रुक जाएगी ये ट्रेन या ट्रैवल कर जाएगी। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो एक काम करते हैं, इसका ये निकालते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जीरो कितनी देर के बाद हो रही है। तो हम यूज करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी जीरो हो गया, यू की जगह 35 स्क्वायर और माइनस 2a की जगह 0.3 और इंटू एस। तो यहाँ से जरा एस की वैल्यू निकालो, क्या आती है, 35 स्क्वायर अपॉन 0.6। तो ये आती है 2041 मीटर्स के आसपास आती है। बोलो, क्यों भाई। ये सर आ गया है, कोलाइड हो जाएंगे। तो इन दोनों में कोलिजन हो रहा है। यस सर। ठीक है ना। और कोई पॉसिबिलिटी चेक करनी है इसमें, क्यों भाई। क्योंकि देखो है क्या ना, जितना भी कभी ब्रेक वाला क्वेश्चन आए ना, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ब्रेक का काम तभी तक है जब तक कि वो ट्रेन रुक नहीं जाती है। बोलो, तो सपोज अगर हम लोग चेक करते हैं कि दोनों ट्रेन को रुकने में टाइम कितना लगेगा और ये कोलाइड होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो जो कोलिजन का टाइम है वो दोनों ट्रेन के रुकने के टाइम से कम होना चाहिए। ठीक है,
तो देखो वैसे देखा जाए तो ये वैल्यू 2041 अप्रोक्सीमेटली 2000 तो है ही है ना, बोल ही सकते हैं ना। तो टाइम अगर हम निकालें इस प्रोसेस में कितना लगेगा, तो टाइम की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि 35/0.3 होगा, 35 डिवाइड बाई 0.3, तो ये अप्रोक्सीमेटली 116 सेकेंड्स के आसपास आ रहा है। और ट्रेन 1 के लिए निकालें अगर, कि ट्रेन 1 कहाँ रुकेगी, कब रुकेगी, तो ट्रेन 1 रुकेगी 15/0.15, और ट्रेन टू रुकेगी 20/0.15। तो ट्रेन 1 के रुकने का टाइम आ रहा है 100 सेकेंड्स, और ट्रेन 2 के रुकने का समय कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 0.15, तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 133 सेकेंड्स। इसका मतलब ट्रेन 1 तो पहले ही रुक जा रही है, 116 तक तो जा ही नहीं रही ना। तो इनका कोलिजन का टाइम निकालो। फॉर कोलिजन टाइम, क्यों भाई, कोलिजन टाइम कितना आएगा, इनका कोलिजन टाइम कितना आएगा। कोलिजन टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ a टी स्क्वायर। देखो तो यहाँ से ये आएगी वैल्यू 0.15 टी स्क्वायर माइनस 35t एंड प्लस 2000 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इनका अगर हम कोलिजन टाइम निकालें, क्वेश्चन समझ लो, कैलकुलेशन तो चलो ठीक है हो जाएंगे। तो ये आएगा निकल के ये जो टाइम निकल के आ रहा है, यहाँ से टाइम की दो वैल्यूज आ रहे हैं। इक्वेशन सही लिखी है, -35 2000 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 0.15 इंटू टी स्क्वायर माइनस 35t, ठीक है, और प्लस 2000। तो यहाँ से टाइम की वैल्यूज आ रही हैं 133 सेकेंड्स और 100 सेकेंड्स, देखो ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों रुक जा रहे हैं अपने अपने टाइम पे। बोलो, बोलिए। सर हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि पहली फर्स्ट ट्रेन कितनी डिस्टेंस पे रुकती है और सेकंड हाँ ट्रेन कितनी डिस्टेंस पे रुकती है, उन हाँ दोनों का सम अगर ग्रेटर देन टोटल सम है। हाँ, उससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहली यस ट्रेन रुकेगी 15 स्क्वायर अपॉन 0.3 पे, यानी कि 750 मीटर्स पे, और दूसरी ट्रेन रुकेगी 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 0.3 पे, तो वो रुक रही है 1333। 1333 पे, ठीक बात यस है। सर। तो कोलिजन तो हो ही रहा है, वो बस ये है कि चेक किया है आगे थोड़ा सा और। हमने आगे चेक किया है एक तरह से, ये समझ लो, थोड़ा सा चेकिंग और कर लगा दी है कि कहीं कोई और मिस्टेक तो नहीं है, यस सर। यस ठीक है सर। ना। ये बात तो हमें पता चली गई थी यहीं से ही कि जो है कोलिजन हो ही रहा है। सर लेकिन ये चेक कैसे किया, ये नहीं समझ में आया सर। ये चेक हमने ऐसे किया है कि जो ट्रेन के रुकने का जो टाइम है ना, भाई ट्रेन कितनी देर में रुक जा रही है, ऐसे देखो, ऐसे भी इसको समझ सकते हो, है क्या ना। ये जो वैल्यू लिखी हुई है 35 तो चलो कोई बात नहीं, ये जो 0.3 लिखा हुआ है ना, ये 0.3 तभी तक एप्लीकेबल है जब तक कि दोनों ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है ना। एक तरह से देखा जाए तो ये वैल्यू हमारी सिर्फ एप्लीकेबल है 100 सेकेंड्स तक ही। ये वैल्यू हमारी कब तक एप्लीकेबल है, 100 सेकेंड्स तक ही एप्लीकेबल है। 100 सेकेंड्स के बाद तो सर सिर्फ यही वाली ट्रेन, वैल्यू भी ट्रेन कहाँ 116 चल सेकंड रही तक एप्लीकेबल है ना सर। है। हाँ, सर 116 सेकंड तक क्या एप्लीकेबल है सर। 116 सेकेंड तो हमने 116, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिलहाल, इसका कोई नहीं है। ये तो हमने ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली चेक कर लिया था कि 2041 है, ये हमने एग्जैक्ट टाइम निकाला हुआ है यहाँ पे। सर हाँ सर अगर एक चीज देखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि जब 100 सेकंड हो जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ ट्रेन टू की खुद की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रहेगा, हाँ जो भी रिटार्डेशन है। तो हाँ सर जब हम लोग ऊपर से निकाल रहे हैं रिलेटिव मोशन से, तो हाँ जो हमारा 2041 आया है मीटर, ये हाँ तो हाँ। उसी से आया है ना, क्योंकि जब जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उसके बेस पे तो आया तो सही है ना, क्योंकि जो आपने t इज इक्वल टू 1116 सेकंड निकाला मेरी था। बात तो सुना करो पहले, तुम्हारी प्रॉब्लम एक ही है,
तुम अपनी बात ही बस बताते रहते हो, जो मैं कह रहा हूँ वो तो तुम सुन ही नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिटार्डेशन लिखा है हम लोगों ने, ये रिटार्डेशन कब तक एप्लीकेबल है? तो ये तभी तक एप्लीकेबल है ना जब तक कि ट्रेन चल रही है। ट्रेन अगर रुक सर यस गई ये तो सर। ये एप्लीकेबल नहीं है ना। हाँ हाँ यस सर सर, ठीक। लेकिन तो सर ट्रेन ट्रेन वन वन। ट्रेन वन अच्छा रुक रही है बोलिए। 100 सेकेंड्स पे, और ट्रेन यस टू रुक सर। रही है 133 सेकेंड्स पे। यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है यस मैंने, सर। ये वाली वैल्यू, ये सिर्फ 100 सेकेंड्स तक ही वैलिड है। सर 133 सेकंड तक हो गई ना सर फिर नहीं वैल्यू? नहीं, 100 सेकेंड तक, दोनों दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे ना। इसमें तो सर यूनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हम मान लीजिए ट्रेन वन रुक गई लेकिन ट्रेन टू तो चल ही आ रही है, हाँ तो ये तो वैल्यू अब चेंज ऐसे हो थोड़ी जाएगी ना ना होता बेटा, है। बेटा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, 0.3 नहीं रहेगी ना ट्रेन वन अगर रुक गई तो। क्या आप जो बोल रहे हो सोचो हाँ, थोड़ा सा। तो 0.15 हो जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ, और फिर उस टाइम पे वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये वैल्यू एप्लीकेबल है 100 सेकेंड तक, दैट्स इट। यस सर। ठीक है। अच्छा हाँ सर ये इससे तो अब बेट जब ये इ- अब बात जब तो। ये कोलाइड हो रहे हैं, उस वक्त का टाइम निकाला तो 100 सेकेंड आ रहा है, तो इसका मतलब है कोलिजन हो जा रहा है। अच्छा। ओके सर। कोलिजन का इससे टाइम बेटर निकाला तो तो सर 100 हम। सेकेंड आ रहा है, यस सर। हम्म। और 100 सेकेंड तक ही वैलिड है। तो इसका मतलब जो हमने लिया यस है सर। ये सही लिया है। अच्छा सर, अगर 100 सेकंड तक ये वैलिड है, अगर सर ये वैलिड नहीं भी होता, अगर मान मतलब लो कि मान ये लीजिए ट्रेन वैल्यू, वन। मान लो कि ये वैल्यू 80 सेकेंड्स आ जाती, लेट से, यस सर। ठीक है ना, तो हम 80 सेकेंड्स पे इसकी पोजीशन देखते हैं कि ये कहाँ पे होगी, हम्म। और फिर देखते हैं कि उसके बाद सिर्फ 2 चल रही है, उसके बाद हम सिर्फ 2 को चलाते हैं, 1 तो हमेशा के लिए रेस्ट, तो फिर तो रेस्ट पे 4 हो ही सेकंड गई। निकालते हैं। यस सर 80 ठीक है। सेकेंड्स के बाद हमें क्वेश्चन फिर से थोड़ा रीस्टार्ट करना पड़ता है ठीक सर, आ गए। कि क्या ट्रेन टू उस पॉइंट तक पहुंच पा रही है। अगर ट्रेन टू उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही है तो कोलिजन नहीं होता। अच्छा यस सर सर। इससे बेटर तो वो है कि हम दोनों ट्रेन का अलग अलग निकालने हो तो हमेशा सही होगा ना। हाँ, दोनों के रुकने का डिस्टेंस निकाल लो, वो तो ठीक है, यस सर वही समझने तो। के लिए। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन के लिए, जितनी चीजें डिस्कशन करके निकालोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो ट्रेन वन का रुकने का डिस्टेंस निकाल लो, ट्रेन टू का रुकने का डिस्टेंस निकाल लो, और देख लो कि कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे, वो भी सही है। सर आपके हिसाब से बेटर वाला कौन सा है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो वाला केस ज्यादा अच्छा था, कि दोनों को ही रुकने का निकाल लो, सीधे सीधे पता चल जाएगा। S1 + S2। हाँ, बताओ अभी क्लियर है सब? यस यस सर। सर। ठीक है, और इसमें फिर देखना नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ बताइए। रली ही बता दीजिए। सर आपने एक nth स्टेप वाला क्वेश्चन बताया था, तो उसमें आपने यू मिनिमम जब निकलवाया था वो तो समझ में आ गया था। तुम अलग वो क्यों समझ चले में जा आ रहे हो? गया था जो, क्योंकि अरे यू बेटा मिनिमम बेटा, आपने जो बोला चल था। रहा है, पहले जो सामने चल रहा है वो छोड़ के तुम्हारा दिमाग में कुछ और चल रहा है, अभी प्रोजेक्टाइल में घुसे हुए हो। जब मैंने स्टार्ट करने से पहले पूछा था, क्लास स्टार्ट करने के पहले, कि कोई पुराना डाउट है तो बताओ, अब तुम पुराना डाउट बीच में ले ठीक आए है हो। सर। बाकी लोग डिस्टर्ब ठीक नहीं है। होते हैं क्या इससे? या तो क्लास जब एंड हो रही हो तब पूछ लो, या शुरुआत में पूछ लो, बीच में जो जो चल रहा है उसी में रिदम ब्रेक होता है। ओके सर। इसमें नोट करके देखो, एक पॉइंट और करते हैं इसमें। मोशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग लिफ्ट, मतलब हालांकि है तो रिलेटिव का ही केस, बट हम ये कि थोड़ा सा अलग से स्टडी करके देख रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये एक लिफ्ट है, और लिफ्ट जो है वो ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं। और लिफ्ट का सीलिंग से रूफ तक का जो हाइट है वो h है। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि एक पार्टिकल, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सीलिंग with respect to lift,
अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सीलिंग विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब समझना लिफ्ट ऑलरेडी ऊपर जा रही है, तो मान लेते हैं कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो लिफ्ट की वेलोसिटी u है और लिफ्ट का एक्सीलरेशन a है, और ठीक उसी वक्त t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो दिया हुआ है ड्रॉप, ये ड्रॉप किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब है कि ये जो वेलोसिटी 0 दी हुई है ये किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है। मान लो कोई लिफ्ट के सीलिंग पे कोई बोल्ट है, वो बोल्ट वहां से खुल के गिरने वाला है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 हुई ना, तो हमें निकालना पड़ सकता है कि उसको टाइम कितना लगेगा लिफ्ट के फ्लोर पे टकराने में। अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो पार्टिकल भी चल रहा होगा अंडर ग्रेविटी और वो लिफ्ट भी ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, तो दोनों का मोशन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो जरा एक एक करके बताना। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगा, 0। 0 बनेगा, करेक्ट। इसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कैसे निकलेगा, तो देखो इसको हम लोग रिलेटिव मोशन से लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट लिख सकते हैं ना। बोल्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा हवा में आने के बाद, तो हवा में आने के बाद बोल्ट का एक्सीलरेशन माइनस जी होगा, और लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या है, तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन ध्यान से देखो तो प्लस ए है। ये क्लियर है कैसे लिखा है, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ जी प्लस ए। तो ये एक्सीलरेशन निकल के आया है, किसका एक्सीलरेशन निकल के आया है, ये बोल्ट का एक्सीलरेशन निकल के आया है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब लिफ्ट के अंदर बैठ के अगर देखेंगे तो बोल्ट का एक्सीलरेशन जी प्लस ए होगा। और इस टर्म को हम कई बार जी इफेक्टिव भी बोल देते हैं, ठीक है ना, दिस इज जी इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो ऐसा कई जगह यूज होगा इसका। तो लिफ्ट अगर जैसे ऊपर की तरफ जा रही है तो इफेक्टिव ग्रेविटी में हम लोग जी प्लस ए कर सकते हैं। अब उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बताओगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है, h है, एच है या माइनस एच है, माइनस h है। माइनस एच है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस एच है। तो हमें टाइम निकालना है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से तुम्हें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, एंड टाइम निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस ए। अगर हम ये काम ग्राउंड से करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि ग्राउंड से क्या होता है, लिफ्ट भी ऊपर की तरफ जा रही है, बोल्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है, और बोल्ट डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, लिफ्ट भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो थोड़ा सा विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आती। लेकिन अगर हम रिलेटिव से कर रहे हैं तो बोल्ट का एक्सीलरेशन लिफ्ट के बोल्ट की वेलोसिटी लिफ्ट से 0 है, ड्रॉप हुआ है, बोल्ट का एक्सीलरेशन लिफ्ट से निकाला तो जी प्लस ए आया डाउनवर्ड, और बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट से है माइनस एच। तो ऐसे समझ लो कि कोई बॉडी यू 0 से ड्रॉप हुई है, तो एच डिस्टेंस उसको ड्रॉप होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि उसका एक्सीलरेशन जी प्लस ए है। तो अगर एक्सीलरेशन जी प्लस ए है तो सीधे सीधे अंडर रूट 2h अपॉन जी लगा सकते हैं, बस जी की जगह जी प्लस ए आ जाएगा। समझ में आया कुछ इसमें, यस सर। ठीक है ना। तो इसमें तुम ये बात ध्यान रख सकते हो कि अगर लिफ्ट व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, मान लो यही लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड जा रही होती, व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, तो क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये होता है एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। बोल्ट का एक्सीलरेशन हवा में आने के बाद तो माइनस जी होता, लेकिन लिफ्ट का एक्सीलरेशन अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है तो क्या माइनस ए होता, तो ये वैल्यू निकल के आती माइनस ऑफ जी माइनस ए। तो उस केस में जो जी इफेक्टिव है वो जी माइनस ए हो जाता, ठीक है ना। तो ये दो छोटी सी बात याद रख सकते हो। मतलब बेसिक चीज इतनी है कि जब हम फ्रेम चेंज कर रहे हैं तो नई क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो ये लास्ट क्लास पे ही स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें निकाला था। अब हम कुछ सर स्पेशली लिफ्ट वाले टाइप सर वो जो HCV वाला क्वेश्चन था वो कर सकते हैं इससे? हाँ, अब आप कर सकते हो। अभी मैं और करा लूँ क्वेश्चन, अभी और कर रहे हैं हम लोग। इतना जो लिखा है इसमें कोई डाउट है पहले ही बताओ। नो सर। बस अब अप्लाई करो तब क्लियर होगा, खाली सुनने से नहीं होगा। लो देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, बताओ। देखो इसमें पहले जैसा जैसा कह रहा है, एन एलिवेटर कार मतलब लिफ्ट हो गया, ठीक है। फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज 2.7 मीटर, ठीक है। ascending at with constant acceleration 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 2 सेकेंड्स आफ्टर दी स्टार्ट, तो एक काम करते हैं हम लोग 2 सेकेंड पे ही पहुंच जाते हैं। तो ये बताओ कि स्टार्ट होने की 2 सेकेंड बाद इस लिफ्ट की वेलोसिटी क्या हो गई होगी? क्या इसकी वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड रही होगी स्टार्ट होने की 2 सेकेंड के बाद? तो कह रहा है अ बोल्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग, तो बोल्ट जो है वो यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो हम अगर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करें तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ध्यान से देखना, बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बोल्ट का एक्सीलरेशन कितना आएगा? तो देखो जी इफेक्टिव की वैल्यू एक तरह से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जी प्लस ए नॉट हो जाएगी। और जी का वैल्यू इस बार 9.8 ले लो क्योंकि वो 1.2 दिया हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा? 11। तो भाई, और इसको लिफ्ट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है बिफोर स्ट्राइकिंग दिस फ्लोर? 2.7। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी इफेक्टिव। तो देख लो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2.7 अपॉन 11। तो देख लो कितना बनेगा लगभग लगभग। तो ये 0.7 सेकेंड्स के आसपास बन रहा है। बताओ पहले ए पार्ट क्लियर है या नहीं? कोई डाउट किसी को? सर हाँ बोलिए। सर ये बोल्ट का फ्री फॉल टाइम लिफ्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे लिफ्ट कितनी भी स्पीड से हाँ जा रही है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जब गए तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी, हाँ यस ठीक है ना? यस सर। सर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बोल्ट की वेलोसिटी -2.4 नहीं होगी? नहीं होगी भाई, वो ग्राउंड से हो सकती है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नहीं होगी, क्योंकि लिफ्ट के जैसे ही वो लिफ्ट से अलग हो रहा है ना, तो बोल्ट की वेलोसिटी और लिफ्ट की वेलोसिटी सेम है। जब भी कोई बॉडी किसी मूविंग बॉडी से डिटैच होती है, अलग होती है, तो मूविंग बॉडी वाली वेलोसिटी उसको मिल जाती है। तो अगर हम ग्राउंड से कहेंगे तो ग्राउंड से बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी 2.4 है, समझे? अगर हम अब आ जाएं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखना ध्यान से, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी 2.4 मीटर पर सेकेंड, और बोल्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा ग्राउंड से? तो ग्राउंड से उसका एक्सीलरेशन 9.8 होगा, ये समझना ध्यान से, ठीक है। तो हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर शाफ्ट। एलिवेटर शाफ्ट मतलब कि वो तो ग्राउंड फ्रेम हो गया, ग्राउंड फ्रेम में बताना है। तो ग्राउंड फ्रेम में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो अब देखो क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यूटी का मतलब हो जाएगा 2.4 इंटू 0.7, और ये माइनस हो जाएगा -9.8 इंटू 0.7 का स्क्वायर। तो ये जरा सॉल्व करो क्या आता है, 2.4 इंटू 0.7 और
4.9 इंटू 0.7 इंटू 0.7, तो ये माइनस का 0.72 मीटर आता है, समझना ध्यान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बोल्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, बोल्ट पहले ऊपर जा रहा है, रुक रहा है और फिर नीचे आ रहा है, ये उसका मोशन है। ये टाइम है t इक्वल टू 0.7 सेकेंड। अगर हम इस टाइम को ले रहे हैं t इक्वल टू 0, ग्राउंड से देखने पे बोल्ट का मोशन कैसा है? ग्राउंड से देखने पे बोल्ट पहले ऊपर जाएगा, रुकेगा और फिर नीचे आएगा, क्योंकि ग्राउंड से उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 0.72 मीटर आया है, तभी ये माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब है कि स्टार्टिंग पोजीशन से उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और जा ऊपर रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो पॉसिबल ऐसे होगा कि वो यू टर्न ले रहा होगा, तभी पॉसिबल है। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? ये तो आ गई सर। सर वो वाली नहीं आई कि लिफ्ट में बोल्ट की स्पीड सर 0 होगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सर लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अगर हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो लिफ्ट की जो वेलोसिटी होगी उसको नेगेटिव करके माइनस नहीं करेंगे इसमें 0 बोल्ट में। नहीं, तो जब हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तब लिफ्ट की वेलोसिटी इसमें माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। हाँ तो सर जब हम लिफ्ट में थे तब उसके लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बोल्ट की वेलोसिटी -2.4 मीटर पर सेकंड होगी ना इनिशियल। देखो तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है तो पहले अपने कंफ्यूजन कोशिश किया करो, तो अपने लेवल पे सॉल्व करो। जैसे कि तुम्हें क्या कंफ्यूजन है? वेलोसिटी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 है ना, इसमें कंफ्यूजन है। या हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी जगह +2.4 है, इसमें कंफ्यूजन है। किसमें कंफ्यूजन है? सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन है। सेकंड वाला जो लिखा है ये सही है, ये क्लियर है? हाँ सर ये तो क्लियर है। ये क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब ये बताओ कि माइक अपना ऑफ कर लो। वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट को हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम कह रहे हो कोई कंफ्यूजन नहीं है, +2.4 है, और वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी +2.4 है, तो ये 0 ही तो बचेगा। बताओ, मैंने सारा दिखा दिया कौन कैसे आ रहा है। ठीक सर। क्लियर है अभी? यस सर। अच्छा, डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो क्या करना होगा? तो डिस्टेंस निकालने में मैंने बताया क्या करना होता है कि पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि फिर उसमें ये वाला डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा ना भाई। ये जो s और s है ये 2 बार कवर हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, ये निकालो कि इसकी वेलोसिटी 0 कहाँ होगी। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 स्क्वायर माइनस 2gh। हम इसको h एज्यूम कर लेते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है। देखो तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आती है? देखो तो 2.4 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 19.6, तो ये आती है निकल के 0.293 या 0.29 ही लिख दो सिर्फ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग h को 2 बार ऐड करेंगे, यानी 0.29 प्लस 0.29 और 0.72 इसमें ऐड होगा। देख लो क्या आएगा, 0.29 प्लस 0.29 प्लस 0.72, तो ये आंसर 1.3 मीटर आएगा। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कोई डाउट है बताओ अभी? क्योंकि अगर डाउट है तो वो डाउट फिर सारे क्वेश्चन में बने रहेगा अगर क्लियर नहीं करोगे तो जो डाउट आ रहा है क्लियर कर लो अभी। सर ये सेकंड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कर सकते हैं? सेकंड पार्ट हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन में एलिवेटर शाफ्ट बोल रहा है। एलिवेटर शाफ्ट मतलब एलिवेटर जिससे कनेक्ट होता है, मशीनरी समझ लो एक तरह से। वो समझ आ गया सर। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमको दिख ही रहा है 2.7 है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। लिफ्ट के अंदर बैठ के क्या दिखाई देगा? लिफ्ट के अंदर बैठ के तो सिर्फ तुम्हें ये नजर आएगा कि बोल्ट नीचे आया, ग्राउंड पे टकरा गया, मतलब फ्लोर पे टकरा गया।
तो डिस्टेंस तो उसने 2.7 ही कवर की, तो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो। ये जो टाइम हम लोगों ने निकाला है, ये टाइम यही तो यूज करके निकाला है कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट उसका 2.7 है। ठीक है, यस सर। और बोलिए। सर ग्राउंड से मतलब सर बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट देखनी थी, हाँ, तो सर जो लिफ्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मतलब सर उस टाइम इंटरवल में 2 सेकंड में, वो नहीं इसमें मतलब कंसिडर किया जाएगा? पहले 2 सेकंड का नहीं पूछा हुआ है ना, उसने बोल्ट का पूछा हुआ है, तो बोल्ट का मोशन जहां से स्टार्ट हुआ है हम उसी को तो कंसीडर करेंगे। बोल्ट का पूछा है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो बोल्ट ने जब चलना शुरू किया वहीं से तो काउंटिंग स्टार्ट करोगे। यस सर। मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फ्री फॉल के बाद, ऐसे समझ लो। सर ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में से आपने जो मोशन बनाया है, पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। हाँ, सर ये तो मतलब बीच में होगा कहीं, मतलब गिरने के थोड़े टाइम बाद, जब मतलब सर जब बोल्ट शुरुआती में मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, हाँ, तो सर थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आएगा फिर वो ऊपर जाएगा ना, जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं। नहीं, ये जो मोशन है ये 0.7 सेकेंड्स का मोशन है जब तक वो हवा में रहा। यहाँ से वो गिरना शुरू हुआ था और यहाँ पे वो फ्लोर पे टकरा गया है। एक्चुअली ऐसा रहा होगा कि जब यहाँ से चलना शुरू हुआ तो लिफ्ट ऐसी रही होगी, और फिर जब यहाँ टकरा गया तो लिफ्ट यहाँ पहुंच गई होगी उतनी देर में। मोशन ऐसे रहा होगा। लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है ना। हाँ यस सर, आगे समझ। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन करके देखो अपने, आएगा क्यों नहीं आएगा, तो है ही है, टाइम लगेगा बस। ये है, ये देखो। एक्चुअली है क्या ना, देखो फिजिक्स में चीज़ें विजुलाइज करने वाली चीज़ें बहुत थोड़ी सी डिफिकल्ट तो ही हैं। अब क्योंकि है क्या, तुम लोग पहली पहली बार तो विजुलाइज कर रहे हो, अभी तक तो तुम सब रटते हुए चले आए हो, तो इसलिए थोड़ा देखो पहली बार में तो थोड़ा दिक्कत होगी, बट ये कि धीरे धीरे सही हो जाएगा। और है क्या कि जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है काइनेमेटिक्स, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, मतलब स्टार्ट ही हमारा सबसे ऊपर वाले चैप्टर से हुआ है, बाद में रिलेटिवली थोड़े इजी चैप्टर्स हैं सर काइनेमेटिक्स। इससे भी ज्यादा कोई टफ चैप्टर है? नहीं, मुझे लगता है कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काइनेमेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स। बाकी जगह क्या यस होगा, सर। विजुअलाइजेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, इसमें मैथ्स भी घुसी होती है और विजुअलाइजेशन भी होता है, दोनों चीजें एक्सट्रीम लेवल पे हैं। तो टाइम, देखो टाइम लग सकता है कि हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया बस, लेकिन चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। यस सर, इसमें इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है सर, जो आप क्वेश्चन देते हैं उनमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है सॉल्व टाइम करने में। देखो लगेगा, पहली बार देखो कोई चीज कर रहे हो, अभी आज तक दिमाग ही यूज नहीं किया, पहली बार यूज करना शुरू किया है, तो टाइम तो लगेगा ही जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। बट ये है कि बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एक बार, चीजें जब बैठना शुरू होंगी दिमाग में तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा, तो बहुत सारी चीजें जो नहीं समझ में आएंगी अपने आप तुम समझ सकते हो। बट ये है कि थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, छोड़ने वाला नहीं है मैदान, बस ये है। करो, देखो ट्राई करो, देखो मैं भी करता जा रहा हूँ, देखते जाना। कह रहा है अ ट्रांसपेरेंट लिफ्ट ए इज गोइंग अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज ये लिफ्ट ए हो गई and it is going upward with 20 meter per second and retarding at a rate 8 meter per second square। अब 20 से ऊपर जा रही है और 8 से रिटार्ड हो रही है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो नीचे की तरफ है। कितना एक्सीलरेशन है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी के सामने एक और लिफ्ट है, लिफ्ट बी, एंड लिफ्ट बी इज going down, lift B is going down at 10 meter per second
एंड रिटार्डिंग एट 2, तो इसका एक्सीलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाइट ऑफ लिफ्ट ए दिया हुआ है 16 मीटर्स, तो हाइट ऑफ लिफ्ट ए हो गया 16 मीटर्स। अब कह रहा है एट द सेम इंस्टेंट अ बोल्ट फ्रॉम सीलिंग ऑफ लिफ्ट ए ड्रॉप्स इनसाइड ए, मतलब इसके सीलिंग से एक ड्रॉप होना शुरू हुआ, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। किसके रिस्पेक्ट में जीरो होगी ये वेलोसिटी? जीरो। अगर ए के अंदर ड्रॉप हो रहा है तो ए के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये मूवमेंट हो गया t इक्वल टू जीरो। अब हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट एज ऑब्जर्व्ड बाय ए पर्सन इन लिफ्ट बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालनी है। कब तक? जब तक वो फ्लोर पे टकराता है। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए होगा कि ये फ्लोर पे कितनी देर में टकराएगा, बोलो। तो फ्लोर पे कितनी देर में टकराएगा, उसके लिए हमें पहले लिफ्ट ए में बैठना होगा। तो पहले लिफ्ट ए में बैठ जाओ, ठीक है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ए। अब जरा ध्यान से देखना, लिफ्ट ए के रिस्पेक्ट में बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, ठीक है। और बोल्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो देखो बोल्ट का एक्सीलरेशन वैसे तो जी डाउनवर्ड होता है ना, लेकिन हमें क्या करना होगा, ए का एक्सीलरेशन माइनस करके उसमें ऐड करना होगा। तो जी डाउनवर्ड का मतलब हुआ, समझना ध्यान से, जी डाउनवर्ड का मतलब है कि 10 डाउनवर्ड, और ए का जो एक्सीलरेशन है उसको माइनस करना होगा, तो उसको माइनस करेंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा। तो 10 नीचे है, 8 ऊपर है, तो कितना बचेगा? तो क्या 2 नीचे बचेगा ना? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो इस बोल्ट का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस बोल्ट को डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है? तो इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 16 मीटर। लिफ्ट के अंदर बैठ के ही बात कर रहे हैं सारी की सारी। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 16 अपॉन 2, तो यहाँ से आएगा 4 सेकेंड। मतलब ये जो 4 सेकेंड आया है ये एक तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बोल्ट आया है। बताओ ये निकाल पाए थे सभी लोग या नहीं निकाल पाए थे? क्यों भाई? सर यहाँ तक तो आ गया था, यहाँ तक कर लिया ना? ठीक है। प्रॉब्लम इसके बाद हुई। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि हमें कितनी देर के लिए सॉल्व करना है, हमें 4 सेकंड के लिए सॉल्व करना है। अब लेकिन जो हमें बताना है क्वेश्चन में ना, वो हमें बताना है किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें अपना ऑब्जर्वर कहाँ बिठाना होगा? तो अब हमें अपना ऑब्जर्वर बी में बिठाना होगा, और हम फिर से सारी की सारी एनालिसिस करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? लिफ्ट बी के रिस्पेक्ट में। अब जरा केयरफुल रहना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बोल्ट का ग्राउंड से क्या वेलोसिटी होगी? बोल्ट की वेलोसिटी ग्राउंड से क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड 20 किधर? ऊपर पॉजिटिव ऊपर की ओर पॉजिटिव हो गई ग्राउंड से। अब हम अगर लिफ्ट बी में बैठ रहे हैं तो लिफ्ट बी की जो वेलोसिटी है वो इसमें माइनस करेंगे, माइनस करके। तो लिफ्ट बी की वेलोसिटी 10 नीचे है, तो इसका मतलब बी में बैठ के अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसमें हमें 10 ऊपर ऐड करना होगा। तो इसका Yes, मतलब 30 टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी? 30। बताओ। यस सर। तो बोल्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0 पे। अब आ जाओ एक्सीलरेशन पे। हवा में आने के बाद ग्राउंड से बोल्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो ग्राउंड से बोल्ट का एक्सीलरेशन होगा 10, और हम लिफ्ट बी में बैठ रहे हैं, तो लिफ्ट बी का जो एक्सीलरेशन है विच इज 2 अपवर्ड, वो हमें पलट करके यानी कि 2 डाउनवर्ड इसमें ऐड करना होगा। तो ये टोटल कितना बनेगा? 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड होगा। यहां तक बताओ कोई डाउट है तो? ये स्टेप क्लियर है या नहीं? क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबसे क्रूशियल स्टेप है। बोल्ट के बारे में हम लोगों ने लिफ्ट बी के रिस्पेक्ट में लिखा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी और उसका एक्सीलरेशन। कैसे लिखा है? तो लिफ्ट बी की जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है उसको पलट करके हमने बोल्ट की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में ऐड किया है,
बोल्ट की कौन सी वेलोसिटी एक्सीलरेशन में, तो जो ग्राउंड से है उसमें ऐड किया है, क्योंकि ग्राउंड पे पहले पहले बोल्ट को ग्राउंड पे ला रहे हैं, फिर ग्राउंड से लिफ्ट बी के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। सर हाँ ये जो आपने एक्सीलरेशन लिया है हाँ पी के रिस्पेक्ट में, ये हाँ, थोड़ा सर कंफ्यूजिंग लग रहा है, बोल्ट तो का इसको ग्राउंड से थोड़ा कितना समझ। एक्सीलरेशन है, बोल्ट का ग्राउंड से क्या एक्सीलरेशन है, तो बोल्ट का ग्राउंड से एक्सीलरेशन 10 डाउनवर्ड है, यस सर है। और जब हम ग्राउंड से लिफ्ट बी में जाते हैं तो लिफ्ट बी का जो एक्सीलरेशन है उसको माइनस करके इसमें ऐड करेंगे। अच्छा हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको जैसे ही माइनस करोगे तो 2 डाउनवर्ड हो जाएगा, तो ये टोटल मिलकर हम्म। 12 हो जाएगा। एकदम स्टेप्स जो बताए वही लगाने हैं, कुछ और दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब तुम ऐसे बताओ, अब तुम्हारे लिए ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया कि एक पार्टिकल है जिसको हमने 30 से ऊपर की तरफ थ्रो किया है और उसका रिटार्डेशन 12 है, तो 4 सेकंड में उसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो पहले ये देखो कि 4 सेकंड से पहले रेस्ट पे आएगा या 4 सेकंड के बाद रेस्ट पे आएगा। क्यों भाई, ये रेस्ट पे कब आ रहा है बताओ, कौन से टाइम पे ये रेस्ट पे आएगा, तो रेस्ट पे निकालोगे तो 30/12 पे आ जाएगा। 30/12 कितना हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 सेकेंड ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और 1.5 सेकेंड ये नीचे आएगा। तो इधर मान लेते हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा S1 और इधर कवर किया होगा S2। तो S1 कितना लिखेंगे, तो S1 को तो हम लोग लिख सकते हैं 30²/2 × 12, और S2 कितना लिखेंगे, तो S2 को लिख देंगे हाफ AT²। तो जो डिस्टेंस है वो S1 + S2 हो जाएगी। देख लो कितना आएगा, 30² / 24 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 37.5, ठीक है, और 1.5² × 6 करेंगे तो ये आएगी 13.5। तो टोटल ऐड करेंगे तो 51 मीटर्स आंसर आ रहा है। देखो मतलब इसमें सारे वेरिएशन हो गए, एक लिफ्ट से दूसरे लिफ्ट में पहुंच गए हैं, इतना अब नहीं है, इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सर लिफ्ट ए की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो हम लिफ्ट बी के रिस्पेक्ट में निकाल लें, लिफ्ट ए की है ना वेलोसिटी सर? को क्यों सॉल्व कर रहे हो, हमें बोल्ट पे कंसंट्रेट करना है। नहीं सर, मतलब सुनिए तो सर, ऐसे कर सकते हैं ना, लिफ्ट ए की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो लिफ्ट बी के रिस्पेक्ट में निकाल ले, फिर ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। बेटा आप जो बोलते हो पहले आप पहले सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व करो, तुम्हें लगता है कि उससे आंसर आ जाएगा फिर हमसे डिस्कस करो। ओके सर। लिफ्ट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, बोल्ट जब अलग हो गया तो उसका लिफ्ट से क्या लेना देना रह गया, ये बताओ। हवा में आ गया ना, उसकी जो लास्ट वाली वेलोसिटी थी बस वो उसको मिल जाएगी, ये वेलोसिटी इसको मिल जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यस सर, ठीक सर। तो टाइम हमने निकाला है ए में बैठ के, क्योंकि ए में ही तो नीचे आ रहा है, टकरा रहा है, और फिर इतने ही टाइम में हमने बी के रिस्पेक्ट में उसका मोशन सॉल्व किया है। तो बोल्ट को जब हम बी के रिस्पेक्ट में ले जाएंगे तभी तो ये वैल्यूज हमको मिलेंगी। ए के वेलोसिटी एक्सीलरेशन से क्या लेना देना है। अच्छा ठीक सर। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये से 210 मीटर्स आ रहा है। 210 मीटर्स आना चाहिए आंसर। देखो ध्यान से, अगर नहीं आया तो देखो, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और दूसरे पार्टिकल को 2 सेकंड के बाद ड्रॉप कर रहे हैं, और हमें निकालना है 6 सेकंड के बाद दूसरे पार्टिकल को ड्रॉप किए हुए। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि एक पार्टिकल 6 सेकंड चला है और एक पार्टिकल 8 सेकंड चला है? बोलो। तो विद रिस्पेक्ट टू बलून इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन कितना आएगा? तो देखो एक्सीलरेशन आ जाएगा g प्लस ए नॉट। तो g प्लस ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 5 यानी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अगर निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकल के आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी निकालोगे तो ये हो जाएगी हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एक का डिस्प्लेसमेंट है 8 सेकेंड में और एक का डिस्प्लेसमेंट लेना है 6 सेकेंड में, तो उनके बीच का सेपरेशन निकालना है। तो इनके बीच का सेपरेशन ऐसे माइनस एस बी हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे 210 मीटर्स आ जाएगा। मतलब हमने सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो बलून पे बैठ के ही सॉल्व कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू बलून, क्योंकि u0 बलून से ही होगा। बलून से देखने पे सिर्फ वो नीचे जा रहे होंगे, जबकि ग्राउंड से देखोगे तो ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, होगा ना ऐसा? ग्राउंड से देखने पे उनका मोशन पहले ऊपर होगा फिर नीचे होगा, बलून से देखने पे जो होगा वो उनका मोशन सिर्फ नीचे होगा क्योंकि u0 है। क्लियर है? क्वेश्चन कर लिया ना? ठीक है। तो ये सारी की सारी एनालिसिस जो हम लोगों ने की है, दिस वाज फॉर वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, और नेक्स्ट सेटिंग पड़ेगा एप्लीकेशंस इन 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। एप्लीकेशंस इन 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, और 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमको पढ़ना है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम लोग बोलते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। क्यों ऐसा बोलते हैं और क्या देखने वाले हैं इसमें, तो इसको जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि कोई रिवर है और रिवर u स्पीड से फ्लो कर रही है। क्यों भाई? तो ये बताओ, अगर कोई स्विमर रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्यों भाई? अगर वो बढ़ फ्लो जाएगा सर। डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना। और सपोज यस सर। करो कि अगर वो फ्लो के अपोजिट जा रहा है तो घट जाएगी सर। जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि रिवर स्विमर क्वेश्चंस में क्या होता है कि स्विमर की अपनी एक कैपेसिटी है। थोड़ा सोचना ध्यान से भाई, जैसे हमारी स्विम करने की एक कैपेसिटी है कि हमारी जो स्विमिंग स्पीड है वो लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड अगर हमारी स्विमिंग कैपेसिटी है तो इसका मतलब है कि अगर हम स्टिल वाटर में, यानी जैसे स्विमिंग पूल में अगर स्विम करेंगे तो हमारी स्पीड 5 आएगी, लेकिन अगर हम रिवर में स्विम करेंगे तो हमारी स्पीड क्या आ सकती है? बता सकते हो अंदाजा लगा के? सर रिवर के डायरेक्शन में होगा, मतलब जिसमें वो फ्लो कर रहा है तो ऐड हो जाएगा और उसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मोशन है जो पहले लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन, और ये वाला जो मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम मोशन। ठीक है, समझना। v क्या है? v को हम लोग बोलते हैं
स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो v है ये उसकी एक तरह से स्विमिंग कैपेसिटी हो गई या नहीं हो गई? यस सर। बोलो। जो स्पीड ऑफ स्विमर है इन स्टिल वाटर वो एक तरह से उसकी अपनी स्विमिंग कैपेसिटी हो गई कि उससे तुम किसी भी जगह स्विम कराओगे। अगर स्टिल वाटर का केस है तो वो 5 जो भी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्विम कर सकता है। अब अगर वो रिवर Yes, वाले sir. डायरेक्शन में जाएगा तो बताओगे कि स्विमर का एक्चुअल वेलोसिटी क्या आएगा? मतलब ग्राउंड से V देखने में हमको plus क्या नजर आएगा? U sir. क्या इस केस में v प्लस यू नजर आएगा? और इस केस में क्या नजर आएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस केस में क्या v माइनस यू नजर आएगा? ये v माइनस यू माइनस आई कैप में होगा और ये v प्लस यू प्लस आई कैप में होगा। बताओ, यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो बेसिकली रिवर स्विमर वाले केस में हम लोग करने क्या वाले हैं, हमारे पास 3 वेक्टर हैं। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। फिर एक दूसरा वेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और तीसरा वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये 3 वेक्टर्स हैं जिन पे उसका मोशन डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें इनको ठीक से आइडेंटिफाई करना है और दिमाग में बिठाना है कि किस वेक्टर का क्या मतलब है। क्यों भाई? ये जो v है बताओ कि इसमें से v कौन सा है, u कौन सा है और v प्लस यू कौन सा है? 3 है, एक v है, एक u है और एक v प्लस यू है। बताओ कि कौन कौन क्या क्या है। इन 3 को आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है वो V है अरे पूरी बात बताओ। वेलोसिटी ऑफ स्विमर 2 है यहाँ पे, ये है 2 वेलोसिटी ऑफ विद स्विमर। रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सर। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड With कौन respect वाली to- है? सर लिखा हुआ है v प्लस यू, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड। ठीक यस है। सर। और ये क्या है v? विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगी। ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। और ये क्या है? ये रिवर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझना ध्यान से। तो इन तीनों में जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन ये बनेगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे हम लोग रिलेटिव मोशन की इक्वेशन लिखें तो ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बनेगी नहीं बनेगी? लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जनरली ग्राउंड से स्विमर की वेलोसिटी निकालनी होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम लॉजिकली समझ भी सकते हैं कि स्विमर की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो स्विमर की वेलोसिटी में रिवर वाली वेलोसिटी ऐड करने पे मिलेगी। ये बात समझ में आती है? यस सर। अब ये दोनों वेक्टर ऐड होंगे या ये दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? सर ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। कौन से 2 वेक्टर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा इनका रिजल्टेंट? सब कुछ लॉजिकल है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम अपने आप सोच के जवाब दोगे तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। सर डायरेक्शन ऑफ स्विमर और डायरेक्शन ऑफ रिवर। मतलब स्विमर कौन से डायरेक्शन में स्विम कर रहा है यस और सर। रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अब थोड़ा सा वेक्टर एडिशन याद करो। जब हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो बताया था मैंने कि मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है इनका V plus मैक्सिमम U। रिजल्टेंट हो सकता है जब ये एंगल 0 डिग्री होगा। बताया था ना? यस सर। तो वो मोशन हो गया डाउन स्ट्रीम। इनका रिजल्टेंट मिनिमम कब हो सकता है? तो मिनिमम तब हो सकता है जब ये एंगल 180 डिग्री हो, यानी दोनों वेक्टर अपोजिट हो। तो अगर दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे तो कैसा मोशन हो गया? तो वो कहलाता है अप स्ट्रीम मोशन। बट डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 2 एक्सट्रीम केस हैं, इनके बीच में भी बहुत सारे केस हो सकते हैं। बात समझ में आई? यस ये सर। सिंपली रिजल्टेंट है।
रिजल्टेंट किसका किसका? तो जैसे मान लो कि ये वेक्टर मैंने बनाया है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जनरली ये वेक्टर तो फिक्स ही होगा क्योंकि ये थोड़ा ना चेंज होगा। हाँ, स्विमर कौन से डायरेक्शन में स्विम कर रहा है वो स्विमर डिसाइड करेगा, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये इनके बीच का एंगल थीटा हो गया है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डिसाइड करेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डिसाइड करेगा स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना? तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला वेक्टर बनेगा। बताओ इस कहीं भी कुछ भी डाउट है तो मैंने जो भी बोला है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है? तो जनरली होता क्या है कि स्विमर को अगर हम देखेंगे कभी, तो स्विमर की जो बॉडी है उसकी बॉडी का जो अलाइनमेंट है ना वो कौन से वेक्टर के पैरेलल होगा बताओगे? मतलब वो स्विम कौन से एंगल पे कर रहा है? तो ध्यान से देखना, वो स्विम कर रहा है थीटा एंगल पे, लेकिन क्या वो थीटा Yes, एंगल पे पहुंचेगा? नो सर। पहुंचेगा थीटा पे नहीं। सोचो भाई, स्विम तो कर रहा है थीटा पे, लेकिन वो थीटा पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी में रिवर वाले की जो वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी, तो वो ऐसे जा रहा होगा। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? विजुलाइज हो रहा है कैसे जा रहा होगा? यस सर। भाई डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में तो तुमने आसानी से बता दिया दोनों आंसर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अदर देन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो अदर देन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम उसका मोशन कैसे होगा? तो हमको तो नजर आएगा कि वो तो यार इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में स्विम करने का मतलब ये थोड़ा ना कि यहाँ पहुंच जाएगा, वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट हो रहा है किसकी वजह से? रिवर वाली वेलोसिटी की वजह से। तो पहुंचेगा कहीं और, तो कहाँ पहुंचेगा वो कौन सा वेक्टर बताएगा? तो वो ये वाला वेक्टर बताएगा। कौन से डायरेक्शन में स्विम कर रहा है वो कौन बताएगा? तो ये वो ये बताएगा। ठीक है ना? सर ये क्या बताएगा? कौन सा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कौन सा डायरेक्शन बताएगा? ये उसका एक्चुअल वेलोसिटी है जो हमको ग्राउंड पे खड़े होकर नजर आएगा। मतलब हम जब ग्राउंड से देखेंगे तो हमको स्विमर मतलब जो ये दोनों एंगल लाइन पे जाता हुआ नजर आएगा हमको। स्विमर। स्विमर Yes, जिस sir. लाइन पे जा रहा है वो लाइन ये वाला वेक्टर है। यस लेकिन सर। स्विमर की जो बॉडी है, बॉडी जिस डायरेक्शन में है वो दूसरा वो डायरेक्शन, ऐसे ही रहेगी। वो ये वाला डायरेक्शन है, क्योंकि वो तो इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। उसको लग रहा है वो इधर जा रहा है, उसको थोड़े ना पता चलेगा कि वो इधर जा रहा है। पता चलेगा उसको? क्यों भाई? बट एक्चुअल में वो उधर जाएगा सर। हाँ, Yes, तो sir. ग्राउंड पे जो ठीक खड़ा है। होगा उसको कुछ और नजर आएगा, उसको कुछ, वो कहीं और जाना चाहता है। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है माइंड में तो बहुत आसान है फिर। अब ये जो वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये होता है स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है ना? तो लेट से अगर ये वाला वेक्टर u है और ये वाला वेक्टर v है, तो जरा बताओगे कि अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या इसको हम लोग यू आई कैप लिख सकते हैं? हम लोगों ने आई कैप जे कैप इस तरह से ले लिया है, इस डायरेक्शन में y ले लिया है और इस डायरेक्शन में x ले लिया है। बताओ तो x कंपोनेंट कितना आएगा निकल के? क्लियर है ये जो लिखा है यू आई कैप। वेलोसिटी ऑफ यस स्विमर सर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेक्टर क्या लिखेंगे? तो इस वेक्टर को लिखेंगे v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। ये भी क्लियर है? तो अगर हमें निकालना है स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर में ऐड करेंगे रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा u प्लस v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। तो अब ये बताओगे कि ये जो फाइनली वेक्टर आया है यही वेक्टर है जिस हिसाब से वो चल रहा है, उसका मोशन तो इसी वेक्टर से हो रहा है। तो रिवर क्रॉस कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट?
क्यों भाई? वाई कॉम्पोनेंट। वाई वाई कॉम्पोनेंट। कंपोनेंट। तो अगर हमें ये निकालना हो कि उसको टाइम कितना लगा क्रॉस करने में, तो वैसे बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, बताओ कि कितना लगेगा। अगर रिवर की विड्थ डी है, तो रिवर की चौड़ाई अगर वी डी है, तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, डी अपॉन वी साइन थीटा। तो ये हो जाएगी डी अपॉन वी साइन थीटा। क्लियर है सभी को? और अगर हमें निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट अलोंग रिवर फ्लो, मतलब रिवर के डायरेक्शन में, रिवर फ्लो के डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट कितना कर गया, कितना आगे निकल गया, u प्लस वी कॉस थीटा इंटू तो टी। वो हो जाएगा u प्लस वी कॉस थीटा इंटू टी। टी का मतलब हो जाएगा d अपॉन वी साइन थीटा। तुम ध्यान से सर देखो, ये भी प्रोजेक्टाइल की तरह ही है। हमने y डायरेक्शन से टाइम निकाला है और x डायरेक्शन से रेंज निकाली है। सर नीचे जो भी किया वो समझ में आ गया सर। एक डाउट है हाँ, सर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर में सर ये cos थीटा का जो आपने कंपोनेंट लिया है ये समझ में नहीं आया थोड़ा। ये वाला जो वेक्टर है इसको आई कैप जे कैप में बदला है। ये वेक्टर इधर से थीटा बना रहा है, तो इसको आई कैप जे कैप में कैसे बदलोगे? ये वेक्टर है v, थीटा एंगल पे वो स्विम कर रहा है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? यस v सर ठीक cos है। थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। अब इधर वाले कंपोनेंट में u और ऐड हो जाएगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी u प्लस वी cos थीटा हो गई, और इस डायरेक्शन में v sin थीटा हो गई। नाउ v sin थीटा इज जी सर ठीक। रिस्पांसिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, एंड दिस कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट समझ गए ना? व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट का मतलब है कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में वो कितना आगे निकल गया। यस सर, मतलब कितना शिफ्ट हुआ है वो हाँ, मतलब एक्चुअल। एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है, सीधे सीधे। यस सर ठीक। ठीक है, तो अभी इसमें और आगे करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।